नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, और ये हो जाता है हमारा अपवाह तंत्र। और ये जो अपवाह तंत्र है ये हमारा हो जाता है इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट। और इंडियन ज्योग्राफी की ये सीरीज चल रही है। इससे पहले हमने जो है इंडियन पॉलिटी पूरी करा दी है, और लगभग 8 वीडियो जो है इंडियन पॉलिटी के बने हैं। और आप हमारे चैनल पर जाएंगे, विजिट करेंगे, वहाँ पर आपको इंडियन पॉलिटी पूरी जो है कंप्लीट इंडियन पॉलिटी विद डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी, जिसमें पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ें बताई गई हैं। उसी तरह से जो हमारी ये दूसरी सीरीज चली है, तो ये चली है हमारी इंडियन ज्योग्राफी। और इंडियन ज्योग्राफी की आज हो जाती है हमारी सेकंड नंबर की क्लास। इससे पहले हमने एक क्लास इसकी बना दी है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर विजिट करेंगे, वहाँ पर आपको यूपीपीसीएस आरओ से संबंधित सभी वीडियो देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, देर बिल्कुल नहीं करेंगे, शुरू करेंगे आज का हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो। और ये हो जाता है सबसे पहला जो आज का टॉपिक है, ये है यहाँ पर हमारा अपवाह तंत्र। इसके अलावा और भी कई सारे टॉपिक इसके सामने देखने को मिलेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक। और यहाँ कहा गया है, भारत की नदियों को अपवाह तथा जलीय विशेषताओं के कारण 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। जो उनकी अपवाह हैं, अपवाह तंत्र यानी जो आपकी बहती हैं उसके आधार पर, और एक आपका उनकी जो विशेषताएं हैं, जलीय विशेषताएं हैं, तो दोनों के कारण जो है 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। उनमें कौन कौन सी आ जाएंगी, तो सबसे पहले आपको देखनी पड़ेंगी हिमालय की नदियाँ, और दूसरे नंबर पर आपको देखनी पड़ेंगी प्रायद्वीपीय नदियाँ। तो दोनों टॉपिक ये अलग अलग हो जाते हैं। ये आपके नदियों का जो अपवाह तंत्र के आधार पर और जलीय विशेषताओं के आधार पर 2 वर्गों में आपकी नदियाँ विभाजित हो गई हैं। ठीक है जी, अपवाह तंत्र हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। और सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर जो हिमालय की नदियाँ हैं। ठीक है, तो 2 आपने देखे हैं यहाँ पर 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, एक आपकी हिमालय की और एक आपकी प्रायद्वीप की। तो यहाँ सबसे पहले पढ़ेंगे जो हिमालय की नदियाँ हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ से देख लेते हैं। तो सबसे पहले हिमालय की नदियों में देखने को मिलेगी आपकी गंगा, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र। ये सभी नदियाँ जो है ये हिमालयी नदियाँ कही जाती हैं। सिंधु नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के पास बोखरचू निकट एक हिमनद से निकलती है। कौन सी है, ये है आपकी सिंधु नदी। ठीक है, तो ये निकलती है मानसरोवर झील के पास बोखरचू के निकट से एक हिमनद से ये निकलती है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको याद रखनी होती हैं, और यहाँ से आपके क्वेश्चन भी बनते हैं। सिंधु नदी भारतीय क्षेत्र में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में प्रवेश करती है। जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, उसमें प्रवेश करती है आपकी सिंधु नदी सबसे पहले। सिंधु नदी की सहायक नदियाँ आपसे पूछ ली जाती हैं, तो इनमें आपकी झेलम आ जाती है, चिनाब आ जाती है, रावी, व्यास और सतलज। ये 5 नदी हैं जो आपकी हो जाती हैं सिंधु की सहायक नदी, जो आपकी भारत में देखने को आपको मिल जाएंगी। और यहाँ कहा गया है सिंधु की सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वो हो जाती है चिनाब। ठीक है, तो सिंधु नदी की सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वो चिनाब हो जाएगी। इसके बाद भारत और पाकिस्तान के मध्य सिंधु नदी के जल के बंटवारे के लिए वर्ष 1960 में सिंधु जल का समझौता भी हुआ है। ये जो सिंधु जल का समझौता हुआ है, ये इसका वर्ष आपसे पूछा जा सकता है। तो ये हुआ है आपका 1960 में, भारत और पाकिस्तान के मध्य ये हो जाता है। और एक चीज़ आपको यहाँ पर और याद रखनी है, जो आपकी ये 5 नदियाँ हैं तो इनका आपसे पूछा जाता है उत्तर से दक्षिण का क्रम। ठीक है, तो ऊपर से चलेंगे हम दक्षिण की तरफ, तो आपको क्या याद रखना है, तो ये याद रखना है यहाँ पर JCRVS। तो एक छोटी सी ट्रिक है, JCRVS आप 2 बार बोलेंगे, JCRVS JCRVS। तो ये उत्तर से इनका दक्षिण का क्रम यहाँ पर दर्शाया गया है। तो सबसे पहले J से बन जाएगी झेलम, C से बन जाएगी चिनाब, R से रावी हो जाएगी, V से व्यास हो जाएगी, और S से बन जाती है आपकी सतलज। तो ये 5 नदियों का जो क्रम है उत्तर से दक्षिण का, ये एक एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, और ये उसी समय जो है हमने ये ट्रिक फिर बनाई थी। तो JCRVS ये जो है ट्रिक यहाँ पर काम करती है। ठीक है, तो ये आपने 5 नदियाँ देख ली हैं जो सिंधु की सहायक नदियाँ भी है, और भारत में उत्तर से जो दक्षिण का विस्तार है JCRVS के नाम से ये आप याद रख सकते हैं। इसके बाद यहाँ आपने समझ लिया जो 1960 में हो जाता है सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान के मध्य, इनके जल के बंटवारे को लेकर ये हुआ था। सिंधु जल समझौता जो 1960 में हुआ है, उसके आधार पर भारत सिंधु नदी के संपूर्ण जल के
मात्र 20% का ही उपयोग कर सकता है। बाकी जो 80% है उसका उपयोग करेगा पाकिस्तान। ठीक है, तो 20% का ही उपयोग कर सकता है, जो सिंधु जल समझौता हुआ है 1960 के आधार पर। चिनाब नदी को हिमाचल में प्रदेश में चंद्रभागा भी कहा जाता है। ये चिनाब नदी है जिसको चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे अगर आपसे चंद्रभागा पूछ लिया जाए। आधे स्टूडेंट को तो पता ही नहीं होगा कि चंद्रभागा कौन सी नदी को कहा जाता है। ठीक है, तो चंद्रभागा कहा जाता है चिनाब नदी को। आज आपको सब चीज़ें यहाँ पर पता चल जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर जो है हम बिल्कुल डिटेल वाइज यहाँ पर सब चीज़ें कवर करा रहे हैं। और अभी हमने वहाँ पर कराया है आपका इंडियन पॉलिटी। अब ये दूसरे नंबर पर हमारी चली है इंडियन ज्योग्राफी। इसके बाद हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी आएगी। उसके बाद हमारा आ जाता है जो हमारे हिस्ट्री के 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले एंशियंट हिस्ट्री आ जाएगी, फिर मेडिएवल हिस्ट्री आ जाएगी, और उसके बाद जो है आपकी आ जाती है मॉडर्न हिस्ट्री। तीनों हिस्ट्री को जो है हम कवर करा देंगे एग्जाम से पहले पहले। उसके अलावा बहुत सारे और प्रैक्टिस सेट भी हमारे चैनल पर चलने वाले हैं। ठीक है, तो आपको जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना है, क्योंकि इसी तरह के वीडियो यहाँ पर आपको हमेशा मिलते रहेंगे। तो चलिए, यहाँ पर बताया गया है चिनाब नदी को चंद्रभागा के नाम से जाना गया है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। सतलज नदी का जो उद्गम है वो तिब्बत में कैलाश पर्वत के दक्षिण में मानसरोवर झील के निकट राकस ताल से होता है। तो ये राक्षस ताल यहाँ पर कहा गया है इसको। ठीक है, तो ये राकस ताल या फिर राक्षस ताल। ठीक है, तो यहाँ से हुआ किसका? सतलज नदी का उद्गम। इसके बाद भांगड़ा नागल बांध, ये सतलज नदी पर ही बनाया गया है। कई बार आपकी परीक्षाओं में वनडे जो एग्जाम होते हैं उनमें पूछा जाता है जो भांगड़ा नागल बांध है किस नदी पर बनाया गया है, तो ये हो जाता है सतलज नदी पर। इसके बाद गंगा नदी का जो उद्गम स्रोत है ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से निकलती है। गंगा का जो उद्गम हुआ है, जो उद्गम स्रोत है वो उत्तराखंड में है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से निकलती है। ठीक है, तो आपको गोमुख ऑप्शन में दे दिया जाएगा तो गोमुख भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाएगा डायरेक्ट गंगा कहाँ से निकलती है, गंगा जो है गोमुख से निकलती है। उद्गम स्थल पर गंगा को भागीरथी कहा जाता है। जब गंगा निकलती है तो उसको जो है भागीरथी कहा जाता है। उसके बाद जो है उसमें कई सारी जो उसकी सहायक नदियाँ वो मिलते मिलते जो है फिर वो गंगा नदी बन जाती है। ठीक है, वह भी हम आपको डिटेल वाइज बताएंगे। रुद्रप्रयाग की बात करेंगे तो रुद्रप्रयाग उत्तराखंड में मंदाकिनी और अलकनंदा नदियों को आपस में मिलाती है। ठीक है, जो रुद्रप्रयाग एक जगह है ये इस तरह से जो है यहाँ आ रही है, और यहाँ पर आपका जो है ये अलकनंदा आएगी। ठीक है, तो अलकनंदा चलती रहेगी सबसे पहले, और अलकनंदा में आकर मिल जाएगी आपकी मंदाकिनी। ठीक है, तो ये मंदाकिनी मिल जाएगी, और ये जो स्थान बनेगा जहाँ पर इनका मिलन है, मिलन स्थल, इसको कहा गया है रुद्रप्रयाग। ठीक है, तो इसी तरह से सभी का जो है मिलन स्थल यहाँ पर देखेंगे हम। इसके बाद रुद्रप्रयाग के बाद फिर एक आपकी नदी मिल जाएगी यहाँ पर, जो अलकनंदा तो ये आ ही रही है, अलकनंदा में मिल जाएगी आपकी यहाँ पर भागीरथी, और इस भागीरथी में मिल जाएगी ये आपकी देवप्रयाग में। ठीक है, तो भागीरथी कहाँ मिलेगी? देवप्रयाग में। मंदाकिनी कहाँ मिलेगी? तो मंदाकिनी मिल जाएगी आपकी रुद्रप्रयाग में। इसी तरह से बाकियों को भी देखेंगे। देवप्रयाग ये उत्तराखंड में है, और इसमें आपकी अलकनंदा तथा भागीरथी आपस में मिलती है। जब ये आती है आपकी अलकनंदा, तो अलकनंदा में एक आपकी जो राइट साइड से अगर नदी मिलती है ये है यहाँ पर भागीरथी, और जहाँ भागीरथी मिलती है अलकनंदा से उस स्थान को कहा गया है देवप्रयाग। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी है। देवप्रयाग के बाद गंगा नदी का नाम गंगा पड़ जाता है। ठीक है, भागीरथी और अलकनंदा जहाँ पर मिलती है, जहाँ पर आपकी मिल गई है ये भागीरथी आ गई है, ये आपकी अलकनंदा आ गई है, और यहाँ पर आपका मिल जाता है देवप्रयाग, और देवप्रयाग से जब ये आगे चलेगी तब इसका नाम हो जाएगा यहाँ पर गंगा। ठीक है, इतनी चीज़ आपको समझ लेनी है। और गंगा जो है हरिद्वार के निकट मैदानी भाग में प्रवेश करती है, और गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो बांग्लादेश में रखा गंगा ने कदम, और इसका नाम हो गया पद्म यानी पद्मा। ठीक है, किसी भी तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। गंगा नदी बंगाल की खाड़ी के तट पर डेल्टा बनाती है, और जिसे सुंदरवन का डेल्टा कहा जाता है। इसके बाद भारत में यारलुंग जांगपो नदी को ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से भी जाना जाता है। जो ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है यारलुंग जांगपो नदी को। यह नदी पश्चिमी तिब्बत के आंगसी ग्लेशियर से निकलती है, ये भी आपको याद रखना है।
ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है, बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है और भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो तीनों चीज़ें आपने यहाँ पर समझ लिया है। जो ब्रह्मपुत्र नदी है जो वो भारत में प्रवेश करेगी तो इसको कहा जाएगा ब्रह्मपुत्र। अगर ये तिब्बत में है तो इसको सांगपो कहा जाता है। बांग्लादेश में जब भारत से निकल के बांग्लादेश में आ जाती है तो उस समय कहा जाता है इसको जमुना। नामचा बरुआ के निकट दक्षिण की ओर मुड़कर ब्रह्मपुत्र नदी दिहांग नाम से अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। जब ये नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम होता है वहाँ पर दिहांग। ठीक है, तो एक ही नदी के इतने सारे नाम आपको देखने को मिल जाएंगे, कन्फ्यूज आपको बिल्कुल भी नहीं होना है। दिहांग आपने समझ लिया है, जब ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश कर रही है तो इसका नाम यहाँ पर दिहांग हो जाएगा। सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप, ये असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित हो जाएगा। सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है ये माजुली द्वीप है और ये असम में हो जाता है। ठीक है, ये भी आपको यहाँ पर याद रखना पड़ेगा। तीस्ता ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। इसका उद्गम सिक्किम में खांगचुंग छो हिम नदीय झील से होता है। ये हो जाएगी जो तीस्ता झील है, ये हो जाती है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी और इसका उद्गम सिक्किम में खांगचुंग छो हिम नदीय झील से होता है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, तो जो कोसी नदी है बिहार के शोक के नाम से जानी जाती है। घग्गर नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश के शिवालिक श्रेणी से होता है और यह पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में प्रवाहित होते हुए अंतःस्थलीय अफवाह का उदाहरण भी प्रस्तुत करती है। कौन सी है? तो ये हो जाती है आपकी घग्गर नदी। घग्गर नदी का जो उद्गम है वो हिमाचल प्रदेश में है और ये शिवालिक की श्रेणियों से होती हुई पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में प्रवाहित होते हुए अंतःस्थलीय अफवाह का उदाहरण प्रस्तुत करती है। इसके बाद यहाँ पर आ जाएगी हमारा दूसरा पार्ट था प्रायद्वीपीय नदियाँ। अभी हमने देखी हैं जो हमारी थी हिमालय की नदियाँ। ठीक है, और अब हमारा यहाँ पर आ जाती है जो प्रायद्वीपीय भारत। जो प्रायद्वीपीय भारत ये आपका जो यहाँ से नीचे का भारत है इसको जो है प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है। तो यहाँ समझेंगे सबसे पहले प्रायद्वीपीय नदियों की ढाल प्रवणता अत्यंत मंद है। जो प्रायद्वीपीय नदी है उनकी जो ढाल प्रवणता है वो अत्यंत मंद है क्योंकि ये मैदानी क्षेत्रों में ज़्यादातर बहती हैं, जिनमें आपकी महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियाँ पूर्व की तरफ प्रवाहित होती हैं। ये सभी जो है पूर्व की तरफ इस तरह से जहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो पूर्व की तरफ ये बहती हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी सभी जो है पूर्व की तरफ बहने वाली नदियाँ हो जाएंगी। इसके बाद नर्मदा और ताप्ती पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती हैं और ये दोनों नदियाँ एस्चुरी बनाती हैं। नर्मदा और ताप्ती पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती हैं और ये दोनों नदियाँ एस्चुरी बनाती हैं। नर्मदा नदी का जो उद्गम मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से है और यह अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी भी मानी जाती है। यह अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। इसके बाद मध्य प्रदेश का जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे पर स्थित है। ये शहर आपसे पूछा जाता है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। जो मध्य प्रदेश का जबलपुर है किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो ये हो जाएगा नर्मदा नदी के किनारे। इसके बाद धुआंधार और भेड़ा घाट जो जलप्रपात हैं ये जबलपुर जनपद में नर्मदा नदी के किनारे पर ही स्थित आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो एक धुआंधार जलप्रपात है और एक आपका भेड़ाघाट जलप्रपात है, तो ये जबलपुर में ही देखने को मिलेंगे नर्मदा नदी पर। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जनपद से निकलती है। जो गोदावरी है ये महाराष्ट्र के नासिक जनपद से निकलती है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी की बात करेंगे तो ये आपकी गोदावरी हो जाती है। प्रायद्वीपीय भारत है इसकी सबसे बड़ी जो नदी है ये आपकी हो जाती है गोदावरी। गोदावरी को वृत गंगा, दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। जो गोदावरी है इसको वृत गंगा के नाम से भी जाना जाता है। लूनी नदी का उद्भव ये अरावली पर्वत से होता है जो कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। जो लूनी नदी है कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है और अरावली पर्वत से इसका उद्गम होता है। कावेरी नदी जो जल बंटवारे को लेकर तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल और पुडुचेरी के मध्य जो है विवाद भी रहता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद अगला पॉइंट बनता है हमारा चंबल नदी मध्य प्रदेश के महू के निकट से निकलती है। जो चंबल नदी है ये महू के निकट से निकलती है और चंबल राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जो वर्ष भर भरी रहती है। ठीक है, जिसमें पूरे वर्ष जो है पानी रहता है वो है आपकी चंबल नदी और ये राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जिसमें वर्ष भर पानी रहता है। इस नदी पर जो प्रख्यात
चूलिया जलप्रपात प्रपात भी देखने को आपको मिल जाएगा। आपसे पूछा जाएगा जो चूलिया जलप्रपात है एक कौन सी नदी पर है, तो ये हो जाता है चंबल नदी पर, और चंबल नदी है आपकी राजस्थान में। चंबल गहरे गड्ढों जिसका जो है ये निर्माण भी करती है, जिसको चंबल खड्ड के नाम से जाना जाता है। छिप्रा की बात करें तो छिप्रा नदी जो है ये हो जाती है किनारे, छिप्रा नदी के किनारे आपका उज्जैन देखने को मिल जाएगा, और ये विख्यात महाकालेश्वर मंदिर वहाँ पर। इसके बाद छिप्रा नदी के किनारे उज्जैन का जो विख्यात महाकालेश्वर मंदिर है वो आपको देखने को मिल जाएगा आपका उज्जैन में, ठीक है। और यहाँ पर प्रत्येक 12 वर्ष में कुंभ मेले का भी आयोजन किया जाता है। अभी जो कुंभ भर रहा है वो हमारे उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भर रहा है। 12 साल बाद जो है कुंभ का आयोजन होता है एक स्थान से, ठीक है। अब यहाँ पर जो है प्रयागराज में लग रहा है, तो यहाँ पर अब ये 12 साल बाद अगली बार देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये छिप्रा नदी पर लगता है महाकुंभ, और ये उज्जैन में लगता है। गंगा और यमुना का जो संगम स्थान है प्रयागराज भी, कुंभ मेले का आयोजन यहाँ पर किया जाता है जैसे अभी किया जा रहा है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर यहाँ पश्चिमी घाट के पास एक झरने के पास से निकलती है, ठीक है। ये कौन सी हो जाएगी, तो ये हो जाती है कृष्णा नदी। इसके बाद आपसे कहा गया कृष्णा नदी महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा आदि कृष्णा की सहायक नदियां भी ये मानी जाती हैं। इसके बाद कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा के रूप में भी जाना जाता है। जो कावेरी नदी है उसको दक्षिण भारत की गंगा के रूप में भी जाना जाता है। शिव समुद्रम जलप्रपात तथा श्रीरंगपट्टनम एवं शिव समुद्रम द्वीपों की उपस्थिति कावेरी नदी के महत्व को बढ़ा देती है, ठीक है, ऐसा भी कहा गया है। प्रायद्वीपीय नदियों का जो उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम है वो हो जाता है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और वैगई। ये हो जाती हैं आपकी उत्तर से। जब हम चलेंगे दक्षिण की तरफ तो ये क्रम आपको देखने को वहाँ पर मिल जाएगा। इसके बाद प्रायद्वीपीय नदियों का लंबाई के अनुसार घटता क्रम, तो ये हो जाएगा गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, महानदी, कावेरी और ताप्ती। तो ये हो जाता है आपका प्रायद्वीपीय नदियों का लंबाई के अनुसार घटता क्रम। इसके बाद यहाँ पर दिखाई गई हैं भारत की कुछ नदियाँ जो इम्पोर्टेंट हैं, और कौन सी नदियाँ इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए कौन कौन सी नदियाँ इम्पोर्टेंट हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बात की गई है सिंधु नदी के बारे में, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाएगी। और इसका जो उद्गम यहाँ पर दिखाया गया है, फिर आपकी लंबाई और इसका जो मुहाना, ठीक है, कहाँ पर ये गिरती है। तो सबसे पहले बात करेंगे सिंधु की। तो ये तिब्बत के मानसरोवर झील के पास बोहकर के निकट एक हिमनद से निकलती है। इसकी लंबाई की बात करते हैं तो 2880 किलोमीटर की लंबाई हो जाती है, और ये भारत में बहती है। केवल 1114 किलोमीटर की भारत में बहती है। इसके मुहाने की बात करते हैं तो ये हो जाती है अरब सागर में ये गिर जाएगी। इसके बाद आ जाएगी आपकी चिनाब नदी, जो लाहौल जनपद हिमाचल प्रदेश में बड़ा लाचा दर्रा के निकट से भारत में प्रवेश करती है, और 1180 किलोमीटर की ये हो जाती है जो भारत के अंदर है। और सतलज नदी में जो है ये मिल जाती है, ठीक है। तो सतलज नदी में मिलती है आपकी चिनाब नदी, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये हमारा भारत है और यहाँ से हमारी ये जा रही है सतलज नदी, और इस तरह से ये जो है यहाँ पर इसमें चिनाब जो है मिल जाती है आपकी सतलज में। इसके बाद अगली नदी हो जाती है हमारी रावी। कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के पास से ये जो है इसका उद्गम हो जाता है, और 725 किलोमीटर ये बहती है भारत में, और चिनाब नदी में जो है ये जाकर मिल जाती है। इसके बाद झेलम आ जाती है। तो पीर पंजाल पर्वत पर स्थित वैरीनाग जो जम्मू कश्मीर में स्थित है, वहाँ झरने से जो है इसका उद्गम स्थान हो जाता है, और 724 किलोमीटर की इसकी लंबाई हो जाती है, और ये भी चिनाब की जो है सहायक नदी मानी जाती है झेलम। इसके बाद व्यास नदी की बात करते हैं। तो व्यास हो जाती है रोहतांग दर्रे के समीप, व्यास कुंड से 4000 मीटर की ऊंचाई पर ये स्थित है। 470 किलोमीटर की बात करते हैं तो 470 किलोमीटर ये बहती है आपकी भारत में, और इसका जो मुहाना है वो हो जाता है हरी के कपूरथला के समीप सतलज नदी में, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर समझनी है। सतलज मानसरोवर झील के समीप स्थित राक्षस ताल से ऊंचाई जो है इसकी हो जाती है आपकी 4555 मीटर। इसके बाद 1500 किलोमीटर की ये बहती है, और भारत की बात करते हैं तो 1050 किलोमीटर ये भारत में बहती है आपकी सतलज नदी।
और सिंधु नदी में जाकर ये मिल जाती है आपकी पाकिस्तान में। इसके बाद बात करेंगे गंगा नदी। ये गोमुख और गंगोत्री हिमानी से निकलती है और समुद्र तल से 3900 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर इसका मुहाना, इसका जो उद्गम स्थल हो जाता है। बात करेंगे 2525 किलोमीटर बहती है आपकी भारत में और ये गिरती है आपकी जाकर बंगाल की खाड़ी में। रामगंगा ये गढ़वाल की पहाड़ियाँ स्थित दूधा टोली श्रेणी से निकलती है उत्तराखंड से और 596 किलोमीटर ये बहती है आपकी भारत में। इसके बाद इसका जो मुहाना ये गिरती है जाकर गंगा नदी में, कन्नौज में जो है गंगा नदी में मिल जाती है रामगंगा नदी। इसके बाद आती है हमारी शारदा, जिसको काली नदी के नाम से भी जाना जाता है या सरयू के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका जो उद्गम है ये हो जाता है कुमायूं हिमालय का जो आपका मिलाम हिमनद है, वहाँ से इसका उद्गम हो जाता है और 596 किलोमीटर ये बहती है आपकी कहाँ पर, भारत में। कहाँ गिरती है जाकर, ये बहरामपुर घाट में समीप जो है घाघरा नदी में मिल जाती है। इसके बाद एक नदी हमारी आ जाती है गंडक नदी, जो नेपाल से निकलती है। 425 किलोमीटर बहती है ये भारत में और गंगा नदी में पटना के निकट सोनपुर में मिल जाती है गंगा नदी से। इसके बाद आ जाएगी कोसी नदी। ये गोसाईथान चोटी के उत्तर से निकलती है, 730 किलोमीटर की हो जाती है और गंगा नदी में मिल जाती है ये आपकी बिहार में जाकर। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। इसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट नदियाँ हैं जहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो एक आ जाएगी आपकी यमुना नदी। ये बंदरपूंछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री से निकलती है। गंगा निकलती है गंगोत्री से और यमुना निकलती है यमुनोत्री से। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। लंबाई की बात करेंगे तो 1376 किलोमीटर ये भारत में बहती है और गंगा नदी प्रयागराज में जो है गंगा नदी से मिल जाती है यमुना नदी। इसके बाद आ जाएगी चंबल नदी। तो ये हो जाती है मध्य प्रदेश के मालवा पठार में महू के निकट, ऊंचाई समुद्र तल से 600 मीटर की हो जाती है और 965 किलोमीटर ये बहती है भारत में और ये यमुना में मिल जाती है इटावा में जाकर। इसके बाद आ जाएगी वेतवा नदी, जिससे हर बार आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चन बनता है। तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में हो जाती है और विंध्याचल पर्वत पर ये स्थित हो जाती है और 590 किलोमीटर जो है ये बहती है आपकी जो है भारत में और इसका जो मुहाना है वो है आपका यमुना नदी, यानी यमुना नदी में ये मिल जाती है हमीरपुर में जाकर। सोन नदी की बात करते हैं तो ये आपकी अमरकंटक की पहाड़ियों में हो जाती है। 881 किलोमीटर ये बहती है अमरकंटक की पहाड़ियों में। गंगा नदी की बात करते हैं तो गंगा नदी में पटना में जाकर मिल जाती है आपकी गंगा नदी में। ब्रह्मपुत्र की बात करते हैं तो ये तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट आंगसी हिमानी से ये मिलती है। इसके बाद 2900 किलोमीटर ये भारत 2900 किलोमीटर होती है और ये भारत में बहती है केवल 916 किलोमीटर भारत में देखने को मिल जाएगी। कहाँ से इसका उद्गम हुआ है तो तिब्बत में हुआ मानसरोवर झील के निकट आंगसी हिमानी से। और ये कहाँ गिरती है तो ये बन जाती है आपकी पद्मा नदी में मिलती है बंगाल की खाड़ी में जाके। पद्मा किसको कहा गया है तो पद्मा कहा गया है गंगा नदी को और ये बंगाल में की खाड़ी में जाकर जो है डेल्टा बनाती है। इसके बाद आ जाती है नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी को देख लेते हैं। तो विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में स्थित अमरकंटक पठार से निकलती है। 1312 किलोमीटर ये बहती है आपकी भारत में और खंबात की खाड़ी में ये गिर जाती है। इसके बाद ताप्ती आपसे पूछी जाती है तो ये हो जाती है बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलती है मध्य प्रदेश में। 724 किलोमीटर की लंबाई हो जाती है और सूरत के निकट खंबात की खाड़ी में जाकर ये गिर जाती है। इसके बाद बात करेंगे माही नदी के बारे में। तो विंध्यन पर्वत क्षेत्र में धार जिला मध्य प्रदेश से 583 किलोमीटर की इसकी लंबाई हो जाएगी और खंबात की खाड़ी में ये गिर जाती है। इसके बाद लूनी नदी आ जाती है हमारी, जो अजमेर राजस्थान में पश्चिमी अरावली पर्वत से निकलती है। 511 किलोमीटर की लंबाई हो जाएगी और कच्छ के रण में जो है ये आपकी लुप्त हो जाती है। महानदी आ जाएगी जो छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में सिहावा के समीप से निकलती है। 851 किलोमीटर की लंबाई हो जाएगी और बंगाल की खाड़ी में कटक के समीप जाकर ये गिर जाती है। उज्जैन में आ जाएगी आपकी क्षिप्रा नदी। ये निकलती है कंकरी बरडी पहाड़ी इंदौर से। 210 किलोमीटर की लंबाई है और चंबल नदी की ये सहायक नदी हो जाएगी। इसके बाद आ जाएगी हमारी जो साबरमती अरावली। ये हो जाती है 371 किलोमीटर की, खंबात की खाड़ी में ये जाकर गिर जाती है। बनास देखेंगे तो ये खमनौर की पहाड़ी में हो जाती है जो अरावली पर्वत की राजसमंद जिला है। 512 किलोमीटर की ये हो जाएगी और चंबल नदी पर जो है ये आपको देखने को मिल जाएगी। इसके बाद बात करेंगे जो हमारी कृष्णा नदी है।
तो ये हो जाती है महाबलेश्वर महाराष्ट्र के समीप पश्चिमी घाट से निकलती है और 1400 किलोमीटर की ये लंबाई हो जाती है कृष्णा नदी की। बंगाल की खाड़ी में ये गिर जाती है। और एक और हमारी नदी बसती है यहाँ पर कावेरी नदी। ये ब्रह्मगिरी पहाड़ी कर्नाटक के कोडगु जिले में जो है आपको देखने को मिलेगी और 800 किलोमीटर का एरिया को ये कवर करती है। बंगाल की खाड़ी में ही ये गिर जाती है जाकर। इसके बाद हमारी कुछ और इम्पोर्टेंट नदियाँ जैसे गोदावरी है, तो ये हो जाएगी नासिक महाराष्ट्र के त्रंबकेश्वर से निकलती है और 1465 किलोमीटर में ये बहती है। बंगाल की खाड़ी में जो है ये गिर जाती है जाकर। इसके बाद आएगी आपकी तुंगभद्रा। तो तुंगभद्रा एक कर्नाटक में पश्चिम घाट से निकलती है और पश्चिम घाट पहाड़ की गंगा मूल चोटी है। तुंगा तथा समीप में कादुर से भद्रा नदी का उद्गम यहाँ पर माना जाता है। ठीक है, इसके बाद ये बहती है आपकी 531 किलोमीटर और कृष्णा नदी में जाकर ये मिल जाएगी, यानी कृष्णा की ये सहायक नदी हो जाएगी। इसके बाद बात करेंगे यहाँ पर पेन्नार नदी के बारे में। तो ये हो जाती है नंदी श्रेणी के चेन्ना केशवा पहाड़ी से, यानी कर्नाटक से निकलती है और 597 बहती है किलोमीटर में बहती है और ये हो जाएगी बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगी। इसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट है, तो ये हो जाएगी पेरियार, जो शिवगिरी चोटी के वन क्षेत्र से यानी केरल से निकलती है। 244 किलोमीटर में बहती है और अरब सागर में गिरती है पेरियार नदी। लास्ट है हमारी हुगली नदी। ये गंगा की एक सहायक नदी है जो धुलिया के दक्षिण में गंगा से अलग होती है। 260 किलोमीटर एरिया को कवर करती है और बंगाल की खाड़ी में ही ये गिर जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने समझ ली हैं, जितनी हमारी नदियाँ थी इम्पोर्टेंट वो सब आपने यहाँ पर देख ली हैं। इसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे जो हमारे नदियों के किनारे बसे हुए प्रमुख नगर हैं, वो भी हम देख लेते हैं। इनसे भी आपके क्वेश्चन बनते हैं और सुमेलित करने के लिए आपके क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। तो सबसे पहले आपके एक तरफ नगर दिए गए हैं, दूसरी तरफ आपकी नदियाँ दी गई है। तो यहाँ बात करेंगे जो दिल्ली है, तो दिल्ली आपको देखने को मिलेगी यमुना नदी के किनारे। आगरा हो जाएगा यमुना नदी के किनारे। बरेली जो है ये रामगंगा नदी के किनारे देखने को मिल जाएगा। इसके बाद मथुरा की बात करते हैं तो ये आपकी यमुना के किनारे देखने को मिलेगी। कानपुर की बात करेंगे ये आपकी गंगा में देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो कानपुर जो है गंगा नदी के किनारे देखने को मिल जाएगा। प्रयागराज मिल जाता है गंगा यमुना और सरस्वती के संगम पर। वाराणसी आपको गंगा के किनारे देखने को मिल जाएगा। कन्नौज भी आपको गंगा के किनारे देखने को मिल जाएगा। और जो लखनऊ है, ये कई बार आपकी परीक्षा में बनता है, तो लखनऊ है आपका गोमती नदी के किनारे। अयोध्या सरयू नदी के किनारे है। जौनपुर हो जाएगा गोमती नदी के किनारे। बद्रीनाथ अलकनंदा के किनारे हो जाएगा। फिरोजपुर हो जाएगा सतलज के किनारे। कोलकाता हो जाता है हुगली नदी के किनारे। डिब्रूगढ़ हो जाएगा, ये आपकी कौन सी नदी है, तो ये है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, तो ये ब्रह्मपुत्र हो जाएगी जो आपकी डिब्रूगढ़ में हो जाती है। कोटा की बात करेंगे चंबल नदी के किनारे हो जाएगा। उज्जैन हो जाता है शिप्रा नदी के किनारे। जबलपुर देखा गया नर्मदा नदी के किनारे। गुवाहाटी हो जाएगी ब्रह्मपुत्र नदी पर। पंढरपुर हो जाएगा आपका भीमा नदी पर। ठीक है, तो ये सारे जो प्रमुख नगर हैं ये सब आपको यहाँ पर दिखाए गए हैं। अहमदाबाद साबरमती नदी पर कई बार पूछा गया है। जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी पर। हैदराबाद मूसी नदी पर कई बार बनता है क्वेश्चन। सूरत जो है ताप्ती नदी पर हो जाएगा। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे हो जाएगा। इसके बाद कुर्नूल जो है ये आपका तुंगभद्रा नदी के किनारे हो जाएगा। कटक जो है ये महानदी के किनारे हो जाएगा। नासिक हो जाएगा गोदावरी नदी के किनारे। श्रीरंगपट्टनम की बात करते हैं तो ये हो जाता है आपका कावेरी नदी के किनारे। तिरुचिरापल्ली की बात करते हैं तो ये आपका कावेरी नदी के किनारे हो जाएगा। ओरछा हो जाता है बेतवा नदी के किनारे। लुधियाना सतलज नदी पर देखने को मिलेगा। और एक आपका जो विजयवाड़ा है ये देखने को मिलेगा आपका कृष्णा नदी पर। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपने यहाँ पर देख ली है। इसके बाद यहाँ जाते हैं जो भारत के भौगोलिक उपनाम, ये हम पढ़ रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी की आज ही हमारी चल रही है सेकंड वीडियो। इससे पहले जो पहला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर विजिट करेंगे, वहाँ पर आपको इससे पहले सभी वीडियो मिल जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर बात की गई है भारत के जो भौगोलिक उपनाम है, तो यहाँ रैलियों का नगर किसको कहा गया है, तो नई दिल्ली को कहा गया है रैलियों का नगर। धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। मेघों का नगर यानी बादलों का शहर, ये मेघालय को कहा जाता है। बगीचों का शहर ये कहा गया है कपूरथला को। फलोद्यानों का स्वर्ग ये कहा गया है सिक्किम को। ठीक है, तो ये सारे जो हैं नगरों के उपनाम हैं जिनसे इनको जाना जाता है। अंतरिक्ष का शहर कहा गया है बेंगलुरु को।
आनंद का शहर कहा गया है कोलकाता। सोया सिटी हो जाएगी आपकी मध्य प्रदेश। साल्ट सिटी यानी नमक की सिटी ये आपकी गुजरात हो जाएगी। गोल्डन सिटी आपकी अमृतसर हो जाएगी जहाँ पर गोल्डन टेम्पल है। इसके बाद पहाड़ों की मल्लिका ये हो जाती है नेतरहाट। क्वीन ऑफ डेक्कन ये आपकी पुणे में देखने को मिलेगी। पहाड़ों की नगरी देखने को मिलेगी आपकी डूंगरपुर में। पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाता है आपका श्रीनगर को। और मंदिरों और घाटों का नगर कहा जाता है आपका वाराणसी को। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, मंदिरों और घाटों का जो नगर है ये आपका वाराणसी हो जाता है। भारत के प्रमुख नगरों के उपनाम जिनसे उनको जाना जाता है, तो ये हो जाता है जो ईश्वर का स्थान, तो ये प्रयागराज को कहा जाता है ईश्वर के स्थान के नाम से। स्वर्ण मंदिर का शहर कहा जाता है अमृतसर को। मंदिरों और घाटों का नगर वाराणसी को कहा जाता है। अरब सागर की रानी कहा जाता है कोची को, ये कोची हो जाता है अरब सागर की रानी। पूर्व का वेनिस पूछा जाता है आपसे, तो ये कोची को कहा जाता है। त्योहारों का नगर मदुरै को कहा जाता है। कर्नाटक का रत्न कहा जाता है मैसूर को। गुलाबी शहर कहा जाता है जयपुर को। पूर्व का पेरिस कहा जाएगा जयपुर को। भारत का पेरिस कहा जाएगा आपका जयपुर को। ठीक है, तो ये गुलाबी शहर, पूर्व का पेरिस, भारत का पेरिस, ये सभी जो है जयपुर को कहा जाएगा। भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर को कहा जाता है। भारत का मिनी स्विट्जरलैंड ये कहा जाता है खज्जियार को। पूर्व का स्कॉटलैंड ये मेघालय को कहा जाएगा। दक्षिण का कश्मीर कहा जाता है आपका केरल को। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको यहाँ पर समझ लेनी है। इसके बाद आ जाता है हमारा राजस्थान का गौरव कहा जाएगा चित्तौड़गढ़ को। राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाएगा भरतपुर को। राजस्थान का थर्मोपल्ली कहा जाएगा हल्दी घाटी को। भारत का हॉलीवुड कहा जाएगा मुंबई को। भारत का प्रवेश द्वार कहा जाएगा मुंबई को। ठीक है, तो ये सभी जो हैं आपसे पूछे जाते हैं आपकी परीक्षाओं में। 7 टापुओं का नगर मुंबई को कहा जाता है। इस्पात नगरी जमशेदपुर को कहा जाता है। भारत का पीटर्सबर्ग कहा जाएगा जमशेदपुर को। भारत का दिल कहा जाता है दिल्ली को। दक्षिण की गंगा कावेरी नदी को कहा जाएगा। फलों की डलिया पूछा गया है, तो ये कहा जाता है हिमाचल प्रदेश को। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद हो जाता है। भारत का बगीचा बेंगलुरु हो जाता है। महलों का शहर हो जाता है कोलकाता। भारत का मसालों का बगीचा कहा गया है केरल को। छोटा नागपुर की रानी कहा गया है नेतरहाट को। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी है। पर्वतों की रानी कहा गया है मसूरी को। 5 नदियों की भूमि कहा गया है पंजाब को। ब्लू माउंटेन्स कहा गया है नीलगिरी की पहाड़ियों को। बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को। उत्तर भारत का जो मैनचेस्टर है ये कहा जाता है आपका कानपुर को। समुद्र पुत्र की बात करेंगे, ये आपका लक्षद्वीप हो जाता है। डायमंड हार्बर कहा जाता है कोलकाता को। जुड़वा नगर कहा गया है हैदराबाद और सिकंदराबाद को। झीलों का नगर कहा गया है श्रीनगर को। नवाबों का नगर लखनऊ को कहा जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का जो मेरुदंड है ये आपकी गंगा नदी हो जाती है। और बिहार का शोक हो जाता है आपका कोसी नदी। सारी चीज़ें हम डिटेल वाइज कवर कर रहे हैं, कुछ भी यहाँ पर आपका नहीं बचने वाला है। इसके बाद यहाँ पर हमारा बनता है भारत की प्रमुख झीलें और जलप्रपात से। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा अगला पॉइंट। जल से भरे हुए प्राकृतिक गर्त को झील कहा जाता है, ये आप सभी जानते हैं। समुद्र से पृथक होकर तटीय क्षेत्रों में निर्मित छिछले खारे पानी की झीलों को लैगून झील कहा जाता है। जो आपका समुद्र होता है, ये आपका समुद्र है यहाँ पर, ये आपका भारत है। और यहाँ पर बिल्कुल किनारे पर लगी हुई एक जो झील देखने को मिलेगी जिसमें आपका समुद्र का पानी आता जाता रहता है, तो उसको जो है कहा जाता है लैगून झील। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील ये आपकी चिल्का झील हो जाती है जो उड़ीसा में है। और ये खारे पानी की एक लैगून झील भी हो जाएगी। पेरियार झील की बात करते हैं तो एक कृत्रिम झील है। पेरियार झील जो है कृत्रिम झील है और ये पेरियार नदी से जल प्राप्त करती है। अष्टमुडी झील जो है केरल की पश्च जल लैगून झील है जो समुद्र की ओर खुलती है। अष्टमुडी की बात की गई है, केरल की हो जाएगी आपकी। इसके बाद यहाँ कहा गया है कुछ इंपॉर्टेंट झीलें हैं। मणिपुर में हो जाती है लोकटक झील, जिससे आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील इसको माना जाता है। पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील हो जाती है आपकी लोकटक झील। लोकटक झील में केबुल लामजाओ नामक एक तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क भी है और ये भारत का पहला है जो तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है किसी झील पर।
डीडवाना और उदय सागर झीलें राजस्थान में, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित है। जो डीडवाना है वो उदय सागर झीलों में, जो डीडवाना और उदय सागर झीलें हैं ये राजस्थान में देखने को मिल जाएंगी, और कोलेरू झील जो है आंध्र प्रदेश में आपको देखने को मिल जाती है। फुल्लर झील की बात करेंगे, पीलीभीत में हो जाती है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, पीलीभीत जिला है उत्तर प्रदेश में, वहाँ से देखने को मिलेगी आपकी फुल्लर झील, और माधव टांडा के पास ये स्थित हो जाएगी। गोमत ताल जो फुल्लर झील से गोमती नदी की उत्पत्ति भी मानी जाती है, यानी इस फुल्लर झील से जो है गोमती नदी की उत्पत्ति मानी गई है। भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील हो जाती है जो अंतर्देशीय है, तो ये हो जाएगी सांबर झील। सांबर झील कहाँ है, तो ये हो जाती है आपकी राजस्थान में। इसके बाद भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की जो झील है वो है फुल्लर झील, और संघ शासित क्षेत्र जम्मू कश्मीर में ये स्थित हो जाएगी। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर स्थित है, ये भी आपको पता होना चाहिए। जो तुलबुल परियोजना है ये झेलम नदी पर स्थित हो जाएगी। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद वल्लभ पंत सागर है। गोविंद वल्लभ पंत झील सोन की रिहंद नदी पर बनाए गए बांध से बनी हुई है। ठीक है, तो ये चीज भी आपको समझनी है। भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित गुरु डोंगमर झील, ये हो जाती है आपकी 5154 मीटर पर स्थित हो जाएगी, और ये हो जाती है आपकी सिक्किम में स्थित। तीस्ता नदी का उद्गम चोलामू झील से हो जाएगा, और ये लगभग 5100 मीटर से होता है, इनका जो उद्गम होता है तीस्ता नदी का। अगला पॉइंट है लोनार झील, जो है ये महाराष्ट्र में हो जाएगी, और ये बुल्ढाना जिले में स्थित हो जाती है, महाराष्ट्र के लोनार झील। लोनार झील जो है उल्का पिंड के गिरने से बनी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। उकाई झील की बात की गई है तो गुजरात के ताप्ती नदी पर है, और ये मानव निर्मित झील इसको कहा जाता है, जो आपकी हो जाएगी उकाई झील। गांधी सागर मध्य प्रदेश और राणा प्रताप सागर व जवाहर सागर जो राजस्थान में है, ये चंबल नदी पर स्थित बांध हो जाएंगे। कौन कौन से? गांधी सागर, राणा सागर और जवाहर सागर। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, तथा निजाम सागर बांध मजीरा नदी पर तेलंगाना में स्थित आपको देखने को मिल जाएगा। जो नागार्जुन सागर बांध है ये कृष्णा नदी पर है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, और जो निजाम सागर बांध मजीरा नदी पर है ये भी आपका तेलंगाना में देखने को मिल जाएगा। इसके बाद तुंगभद्रा झील और तुंगभद्रा नदी पर स्थित एक मानव निर्मित झील भी होती है। हुसैन सागर झील की बात करते हैं तो हुसैन सागर झील हो जाएगी हैदराबाद और सिकंदराबाद के मध्य में देखी जाती है हुसैन सागर झील। पश्चिमी तट पर स्थित जो वेमनाथ झील है ये केरल की एक लैगून झील है, और भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील हो जाती है पूर्वी तट पर पुलिकट झील। ठीक है, जो पुलिकट झील है ये पूर्वी तट पर स्थित हो जाती है, और भारत की दूसरी बड़ी लैगून झील भी ये हो जाती है। पहली कौन सी है? तो पहली है आपकी चिल्का झील उड़ीसा की। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों की सीमा पर स्थित खारे पानी की लैगून झील होती है। बैरियर टापू की बात की गई है जिसका नाम हरिहर जो श्री हरिकोटा है, और इसमें पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से ये अलग करता है। श्री हरिकोटा पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भी स्थित है, ये भी आपको पता होना चाहिए। पुलिकट झील के पश्चिमी हिस्से में बंकी गम नहर स्थित है। ठीक है, ये कहाँ है? तो ये हो जाती है पुलिकट झील के पश्चिमी हिस्से में स्थित हो जाएगी बंकी गम नहर। कर्नाटक राज्य में स्थित कुंचिकल प्रपात की ऊंचाई कम से कम 400 फीट से अधिक से 800 फीट तक जो है ये बताई गई है। ठीक है, तो लगभग 183 मीटर की ये हो जाती है। इसके बाद विश्व जलप्रपात डेटाबेस की वर्तमान स्थिति के अनुसार भारत का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है ये हो जाता है नोहाई कलाई मेघालय, 340 मीटर ये ऊंचा हो जाएगा। भारत का प्रमुख जलप्रपात ये हो जाता है गरसोप्पा जोग, या फिर महात्मा गांधी जलप्रपात इसको कहा जाता है। जोग जलप्रपात ये शरावती नदी पर स्थित है, ये भी आपको पता होना चाहिए। हुंडू जलप्रपात हो जाता है स्वर्ण रेखा नदी पर ये स्थित हो जाएगा आपका हुंड्रू जलप्रपात। शिव समुद्रम जलप्रपात ये कावेरी नदी पर स्थित है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं हमारे भारत के जो प्रमुख जलप्रपात हैं वो कौन कौन से हो जाएंगे। तो सबसे पहले देखा गया है इसको जोग गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। ऊंचाई हो जाती है 253 मीटर की, और नदी हो जाती है ये शरावती नदी पर स्थित हो जाएगा। स्थान हो जाता है इसका कर्नाटक में। इसके बाद आ जाता है हमारा चित्रकूट, ये हो जाता है आपका 29 मीटर ऊंचा हो जाता है,
और इंद्रावती नदी पर हो जाता है ये छत्तीसगढ़ में। ठीक है, ये हो जाता है चित्रकूट। शिव समुद्रम जो बांध है, जो शिव समुद्रम जलप्रपात है, ये 98 मीटर ऊंचा हो जाता है और कावेरी नदी पर हो जाता है ये कर्नाटक में। गौतम धारा या जोना 45 मीटर ऊंचा है, राडू नदी पर हो जाएगा और झारखंड में स्थित हो जाएगा। हुंड्रू जलप्रपात अभी हमने बताया, ये आपका 98 मीटर ऊंचा है और स्वर्ण रेखा नदी पर है और ये भी आपका झारखंड में देखने को मिल जाएगा। बोड़ा घाट की बात की गई है तो 143 मीटर ऊंचा हो जाएगा, बोड़ा नदी पर हो जाएगा और ये भी आपका झारखंड में देखने को मिल जाता है। गोगक बांध है जो जलप्रपात है तो ये हो जाता है 52 मीटर ऊंचा, गोगक नदी पर हो जाएगा, कर्नाटक में हो जाता है। एक हो जाता है आपका दसम जलप्रपात, ये हो जाता है 44 मीटर ऊंचा, कांची नदी पर है और ये झारखंड में है। पाईकारा बांध है जो पाईकारा जलप्रपात है 61 मीटर ऊंचा है, पाईकारा नदी पर है और तमिलनाडु में है। कपिलधारा जलप्रपात ये हो जाता है 30 मीटर ऊंचा, नर्मदा नदी पर है और मध्य प्रदेश में है। इसके बाद चूलिया जो जलप्रपात है ये हो जाता है आपका 15 मीटर ऊंचा, चंबल नदी पर हो जाएगा और ये राजस्थान में स्थित आपको देखने को मिल जाएगा। धुआंधार जो जलप्रपात है ये आपका 30 मीटर ऊंचा है, नर्मदा नदी पर और मध्य प्रदेश में। तो ये सारे वो हैं जिनसे आपके क्वेश्चन बनते हैं, आपको इनके बारे में पता होना जरूरी है। इसके बाद आ जाएगा हमारा जो अगला पॉइंट है, ये हो जाता है भारत की जलवायु। तो भारत की जलवायु से देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। तो यहाँ हो जाएगा किसी विशाल क्षेत्र में लंबे समय तक मौसम की जो कुल स्थिति होती है उस क्षेत्र की उसको जलवायु कहा जाता है। किसी विशाल क्षेत्र में लंबे समय तक जो मौसम की स्थिति होती है उसको वहाँ की जलवायु कहा जाता है। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु कही जाती है। ठीक है, जो भारत की जलवायु है ये हो जाती है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। किसी स्थान विशेष पर थोड़े समय की यानी एक दिन या एक सप्ताह वायुमंडल की स्थिति को वहाँ का मौसम भी कहा जाता है। भारत में मौसम संबंधी सेवा 1875 ईस्वी में आरंभ की गई थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। प्रारंभ में मौसम विभाग का मुख्यालय कलकत्ता में था, जिसे पहले शिमला, फिर पुणे और अंततः नई दिल्ली में लाया गया है। अब भारत के मौसम संबंधी जो मानचित्र नई दिल्ली से प्रकाशित होते हैं, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है तो आपको पता होना चाहिए। जो मौसम विभाग का मुख्यालय है ये पहले हुआ करता था कलकत्ता में। ठीक है, और भारत में जो मौसम संबंधी सेवा है ये प्रारंभ हुई थी 1875 में। और जो आपका मुख्यालय था कलकत्ता में, इसे पहले शिमला ले जाएगा, फिर पुणे ले जाएगा और अब ये है आपका नई दिल्ली में। और अब जितने भी मौसम से संबंधित मानचित्र जो है प्रकाशित होते हैं वो सभी नई दिल्ली से प्रकाशित होते हैं। भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक एक आपकी अक्षांशीय स्थिति होती है, जो उच्चावच होता है, मानसूनी पवनें और समुद्र से दूरी भी हो जाएगी। ये हो जाते हैं भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। दक्षिण भारत के भू मध्य रेखा से अधिक निकट होने के कारण यहाँ पर गर्म जलवायु पाई जाती है। ठीक है, तो गर्म जलवायु पाई जाती है आपकी वहाँ पर। उत्तरी भारत कर्क रेखा के उत्तर में स्थित होने के कारण शीत ऋतु में ठंडा तथा ग्रीष्म ऋतु में गर्म रहता है। ये आपको पता होना चाहिए, उत्तरी भारत कर्क रेखा के उत्तर में स्थित होने के कारण शीत ऋतु में ठंडा और ग्रीष्म ऋतु में ये गर्म रहता है। उत्तर में हिमालय पर्वत की उपस्थिति के कारण मध्य एशिया से आने वाली शीत हवाएं भारत में नहीं आ पाती हैं। ये कहाँ से नहीं आ पाती हैं? तो उत्तर भारत में जो हिमालय पर्वत की उपस्थिति के कारण जो मध्य एशिया से आने वाली शीत हवाएं हैं वो भारत में नहीं आती हैं, वो आपकी हिमालय से टकराकर वापस चली जाती हैं। इसके बाद प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान जो है 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। 165 मीटर की जब आप ऊंचाई पर चले जाएंगे तो 1 डिग्री जो तापमान है 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाएगा। कारण है कि एक अक्षांश में स्थित होने पर पर्वतीय और मैदानी भागों के तापमानों में अंतर देखने को मिलता है। इसके बाद हिमालय मानसूनी पवनों को रोककर वर्षा करता है, जिससे जलवायु में परिवर्तन भी होता है। ग्रीष्मकाल में मानसूनी पवनों का रुख दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तथा शीतकाल में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक रहता है। जो क्षेत्र समुद्र के निकट हैं वहाँ सम जलवायु देखने को मिलेगी तथा जो क्षेत्र दूर है वहाँ विषम जलवायु देखने को मिलती है आपकी समुद्र के निकट।
इसके बाद मानसूनी पवनों द्वारा समय समय पर अपनी दिशा पूर्णतः बदल लेने के कारण भारत में निम्न 4 ऋतु चक्रवात पाई जाती हैं। एक हो जाती है शीत ऋतु, ये पाई जाती है 16 दिसंबर से 15 मार्च तक। ग्रीष्म ऋतु हो जाएगी जो 16 मार्च से 15 जून तक पाई जाती है। वर्षा ऋतु होती है, ये 16 जून से 15 सितंबर तक पाई जाती है। और शरद ऋतु पाई जाती है 16 सितंबर से 15 दिसंबर तक। ठीक है, तो ये 4 तरह की जो है ऋतुएं ये पाई जाती हैं आपके भारत में। इसके बाद उत्तरी भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। जो उत्तरी भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में जो वर्षा है ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। तमिलनाडु के तटों पर जाड़े के दिनों में जनवरी फरवरी महीने में वर्षा लौटते हुए मानसून के कारण होती है। जो जनवरी फरवरी के महीने में वर्षा है लौटते हुए मानसून के कारण होती है। उत्तर पूर्वी मानसून को लौटता हुआ मानसून भी कहा जाता है। जो उत्तर पूर्वी मानसून है उसको लौटता हुआ मानसून के नाम से जाना जाता है। इसके बाद असम और पश्चिम बंगाल राज्यों में ग्रीष्म ऋतु में तीव्र आर्द्र हवाएं चलने लगती हैं जिनसे गरज के साथ वर्षा होती है। ठीक है, ये असम और पश्चिम बंगाल की बात हो रही है। असम और पश्चिम बंगाल राज्यों में ग्रीष्म ऋतु में तीव्र आर्द्र हवाएं चलने लगती हैं जिनसे गरज के साथ वर्षा भी होती है। तीव्र आर्द्र हवाओं को बंगाल में काल बैसाखी नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है जो काल बैसाखी है वो क्या है। तो ये है तीव्र आर्द्र हवाएं जो बंगाल में देखी जाती हैं, काल बैसाखी इनको कहा जाता है। और पूर्वी भारत में नॉर्वेस्टर के नाम से इनको जाना जाता है। कर्नाटक और दक्षिण भारत में तीव्र आर्द्र हवाओं को चेरी ब्लॉसम वर्षा के नाम से भी जाना जाता है। कॉफ़ी की कृषि के लिए लाभदायक होने के कारण इसे कॉफ़ी वर्षा भी कहा जाता है। ठीक है, तो कॉफ़ी की कृषि के लिए लाभदायक होने के कारण इसे कॉफ़ी वर्षा के नाम से जाना जाता है। केरल में आम की फसल के लिए लाभदायक होने के कारण तीव्र आर्द्र हवाओं को दक्षिण भारत यानी केरल में आम्र वर्षा को मैंगो शावर के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले आपने समझा कॉफ़ी की कृषि के लिए लाभदायक होने के कारण जो कॉफ़ी वर्षा कहा जाता है जो चेरी ब्लॉसम है। और यहाँ केरल में जो है आम की फसल के लिए लाभदायक होने के कारण तीव्र आर्द्र हवाओं को दक्षिण भारत में आम्र वर्षा के नाम से भी जाना जाता है। ग्रीष्म ऋतु में उत्तर पश्चिमी भारत के शुष्क भागों में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवाओं को लू कहा जाता है। तो ये चलती है उत्तर पश्चिमी भारत में। ठीक है, और ये गर्म हवाएं होती हैं जिनको लू के नाम से जाना जाता है। भारत की प्रायद्वीपीय आकृति के कारण दक्षिण पश्चिम का मानसून 2 शाखाओं में विभाजित होता है। भारत की प्रायद्वीपीय आकृति के कारण दक्षिण पश्चिम का जो मानसून है ये 2 शाखाओं में विभाजित होता है। एक होती है अरब सागर शाखा और दूसरी होती है बंगाल की खाड़ी की शाखा। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अरब सागर शाखा का मानसून सबसे पहले जून के प्रथम सप्ताह में भारत के केरल राज्य में देखा जाता है। ये अरब सागर शाखा का जो मानसून है सबसे पहले जून के प्रथम सप्ताह में देखा जाता है, केरल में आता है। ये आपका भारत है तो यहाँ पर जो है ये मानसून सबसे पहले आता है। ठीक है, इस तरह से आता है और यहाँ पर जो है केरल आपको देखने को मिल जाता है। केरल राज्य में यह मानसून पश्चिमी घाट पर्वत को टकराकर केरल के तटों पर वर्षा करता है और इसे मानसून प्रस्फोट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो केरल में ये मानसून जो है पश्चिमी घाट पर्वत से टकराता है और केरल के तटों पर ये वर्षा कर देता है। इसको मानसून प्रस्फोट के नाम से जाना जाता है। केरल से होता हुआ मानसून 10 जून तक मुंबई होते हुए 15 जुलाई तक संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप को भी ये प्रभावित करता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, केरल से होता हुआ ये मानसून 10 जून तक मुंबई होते हुए 15 जुलाई तक संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप को प्रभावित करता है। बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाएं दक्षिण पश्चिमी मानसून शाखा, इसमें आपकी गारो, खासी और जैंतिया पहाड़ियों पर अधिक वर्षा यहाँ पर ये लाती है। दक्षिण पश्चिम मानसून से मासिनराम जो मेघालय में है विश्व में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान ये हो जाता है। ठीक है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से मासिनराम विश्व में सर्वाधिक वर्षा करने वाला ये स्थान माना जाता है विश्व में। ठीक है, भारत में सबसे कम जो वार्षिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है ये लेह हो जाता है और ये केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में जो है 41.7 मिलीमीटर वर्षा होती है केवल। इसके बाद दक्षिण पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा
अरब सागर की मानसून शाखा की तुलना में अधिक शक्तिशाली होती है। जो आपकी है बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है, ये अरब सागर की मानसून शाखा की तुलना में अधिक शक्तिशाली मानी जाती है। इसके बाद पश्चिमी घाट के पर्वत वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ने के कारण तमिलनाडु में दक्षिण पश्चिमी मानसून द्वारा काफ़ी कम वर्षा होती है। ठीक है। और शरद ऋतु को मानसून प्रत्यावर्तन का काल भी कहा जाता है। ये हो जाती है रिट्रीटिंग मानसून सीजन, इसको कहा जाता है। इसके बाद यहाँ पर आ जाती है हमारी शरद ऋतु में बंगाल की खाड़ी में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति। ठीक है। तो ये देखी गई है आपकी शरद ऋतु में बंगाल की खाड़ी में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति ये हो जाती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से पूर्वी तटीय क्षेत्रों में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी, पश्चिमी तटीय क्षेत्र में गुजरात में अधिक क्षति जो है ये पहुंच आती है। ठीक है। तो इतनी चीज़ें भी आपको यहाँ पर याद रखनी है। और आज का जो वीडियो है ये हम यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि कल हम शुरू कराएंगे आपको यहाँ पर भारत की मिट्टियाँ। भारत की मिट्टियों से क्या इंपॉर्टेंट हो जाएगा वो सब आपको देखने को मिलेगा। कितने प्रकार की मिट्टी होती है भारत की, और मिट्टी के बाद फिर आपका चलेगा यहाँ पर भारत की कृषि। तो ये जो है हम कल के लिए छोड़ देते हैं इस टॉपिक को। तो कल हम आपको ये सारी चीज़ें कवर कराएंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरह के वीडियो देखने के लिए। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। किसी तरह का सुझाव अगर आप देना चाहते हैं कंटेंट के बारे में तो भी आप हमें बता सकते हैं। और वीडियो में अगर आपको लगता है कहीं पर कोई कमी रह गई है तो आप हमें जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम जल्द से जल्द जो है उस पर विचार करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।